हेलो बच्चा पार्टी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वाला वन शॉट वीडियो, जिसमें हम एक ही वीडियो में इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को जो है गो थ्रू करेंगे और इसके बाद जो है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से बनने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा हम लोग को मज़ा आने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग आपका, ठीक है, और बहुत जल्दी जो है सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और कम टाइम में शॉर्ट वीडियो जो है हम पूरी वन शॉट वीडियो ये तैयार करते हैं, ठीक है, जिससे आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें जो हैं। पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे का मानना होता है कि केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर ध्यान से समझें तो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। देखेंगे इसको जो है, इसके प्यारेपन को जो है आज मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। जो गलत फहमियाँ दिमाग में पाल रखी होती है ना कि टॉपिक डिफ़िकल्ट है, केमिस्ट्री ही डिफ़िकल्ट है, वो सारी चीज़ें गलत फहमियाँ जो है आज दूर होने वाली हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। लेट स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन जो है इसकी बेसिक जानकारी मैं थोड़ी सी आपको दे दूं पहले कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो भाई साहब सॉल्यूशन जो होता है ये कॉम्पोजिशन होता है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो लेस क्वांटिटी में मटेरियल होगा और सॉल्यूट का मतलब होगा आपका लेस क्वांटिटी में जो होगा, लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट जो होगा ये आपका मोर क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट रहता है। इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया, अब कंबाइन करने के बाद जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाता है और उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है आपका। और इसमें हम थोड़ी सी इसी की बातों को जो है डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन जो है कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन होते थे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है बचपन में, मतलब छोटी क्लासेस में 9th 10th में खूब पढ़े हैं हमने, है ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वाले। आज जो हम लोग बात करेंगे, अब थोड़ा सा इसी को इम्प्रूव कर दिया हमने कि उसकी कंसंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके गाढ़ेपन के बारे में बात करेंगे कि मास के हिसाब से सॉल्यूशन कैसा है, वॉल्यूम के हिसाब से कैसा है। मास और वॉल्यूम को दोनों को एक साथ अगर मेजर करें तब जो है किस टाइप से क्या फॉर्मूले होते हैं, इसकी कंसंट्रेशन जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर इनकी कंसंट्रेशंस को मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं आपकी, जैसे मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, है ना। इन सब टॉपिक्स पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल्स के हिसाब से जो कंसंट्रेशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर में कुछ लॉज वगैरह आपके आते हैं, जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है आपका एक हेनरी लॉ, इसके बारे में देखेंगे कि ये जो है नंबर ऑफ मोल्स पर या सॉल्युबिलिटी पर, है ना, या मोल फ्रैक्शन पर किस टाइप से डिपेंड करता है। फिर आपका राउल्ट्स लॉ आ जाएगा, ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ जो है कैसे डिपेंड कर रहा है किन चीज़ों पे, या क्या होते हैं ये लॉ, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस टाइप से सॉल्व करने हैं, क्या इनकी थ्योरीज हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में पता चला आपको, सॉल्यूशन जो होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको बाइनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट को कंबाइन कर दिया। भाई बाइनरी का मतलब भी तो यही होता है, ठीक है ना। आप लोग इतना तो जानते हो ना 12th वाले बच्चे की बाइनरी 2 के लिए बोला जाता है, तो दो को ही तो मिक्स किया है यहाँ पे। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ आई है आपकी वो है परसेंटेज, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ वेज यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना, कि मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है तो उसकी कंसंट्रेशंस को आप किस किस वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला तरीका हमने लिया परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होता है, या वेट बाय वेट का, ये W बाय W का मतलब है वेट बाय वेट, ठीक है ना। तो ये बात आती है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन
अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्वेंट जो है, मैंने बात कर ली थी सॉल्यूशन में दो चीज़ होती हैं, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट पार्टिकल होता है। तो कि सॉल्वेंट का जो है कितना मास है या सॉल्यूट का कितना पार्ट है ना, वो उसके बारे में बात कर लेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना, कितने टाइप से जो है हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उन्हीं के वो टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है आपका परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास बोलो या वेट बाय वेट बोलो, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, तो वेट बाय वेट के लिए मैं देखो यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ कि डैश ग्राम ऑफ, यहाँ पे हम बोल देंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए 10% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इससे ये पता चला हमें कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सीधा सीधा। तो परसेंटेज मास बाय मास में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ये देखेंगे कि कितना ग्राम जो है सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है ना। अब 10% दे रखा है तो 10 ग्राम सॉल्यूट ही होगा 100 ग्राम के अंदर, है ना, मतलब 90 ग्राम जो है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे के बारे में बात करें तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो इसके लिए भी बात कर लेंगे कि भाई साहब कितने ml कोई भी सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है ना, हाउ मैनी या फिर हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज हो गई। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप करेंगे परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, तो मतलब ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है भाई, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये भी तो होगा कि हाउ मैनी ग्राम, जैसे इसके लिए मैंने बात कर दी 15%, तो ये बोल देगा कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी 100 ग्राम नहीं आएगा, 100 ml आ जाएगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो सीधा सीधा इसने बोल दिया कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, वो आपका मास बाय वॉल्यूम का जो है क्या नाम है परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो ये तीन कंसंट्रेशन जो है हमें यहाँ से ऐसे निकालने को आई कंसंट्रेशन के लिए। अब इनका जो परसेंटेज का फॉर्मूला है, देखो आप लोग क्या करते हैं अपने मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उनको निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं, मैथमेटिक्स नहीं किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं, अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप लिखते होंगे आपके ऑब्टेन मार्क्स जितने भी आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे जो है ऑब्टेन मार्क्स ही तो है ये एक तरीके से, ये टोटल मार्क्स इनटू 100 निकला ही परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने में बहुत ही आसान है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। फिर आता है आपका एक स्पेशल टर्म आ जाती है जो मोल्स को डिफाइन करेगी, ठीक है ना, कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो है ग्राम के हिसाब से या लीटर के हिसाब से जो है कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। जैसे पहली टर्म आपकी आई मोलैरिटी, मोलैरिटी में क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वो सीधा सीधा ये बोल रहा है, इस लाइन का मतलब है कि हाउ मैनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, इसको आप मोलैरिटी बोल रहे हैं, समझ आ गया। फिर इसके बाद आपका आया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो ये कह रहा है कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, ये चीज आपकी नॉर्मेलिटी होगी। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आ रही होगी, मुझे पता है ना। कुछ तो इतने मासूम होंगे वो कहेंगे कि सर ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, क्या होता है ना। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो इस चीज में ताज्जुब करने की बात नहीं है कि ये भी नहीं पता होगा ना, है हो सकता है सारी चीजें सबको नहीं पता होती, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात करूं तो ये हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स जो है टॉपिक सबसे पहले, और n इक्वल्स टू हमने लिखा था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को स्मॉल m से दिखाया और मॉलिक्यूलर मास को जो हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं। एक तो ये होता था, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या था, वो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर N0। इसको आप एवोगैड्रो नंबर बोलते थे और इसकी वैल्यू होती थी 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हुआ करती थी, है ना। तो ऐसे करके जो है आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला। इस टाइप से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जो है यहाँ पे अब हमको पता है कि ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, देखो ध्यान रखना 1 लीटर, यहाँ पे हम लीटर में बात करेंगे। अभी तक जो बात कर रहे थे यहाँ पे सॉल्यूशन में या इसमें सभी में, उसमें ग्राम की, मिलीलीटर की सब देख रहे थे कैलकुलेशन, लेकिन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब जो हम निकालते हैं ये लीटर में बात करते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। और नंबर ऑफ मोल्स तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने, ठीक है। और फिर इसका वॉल्यूम जो आपको 1 लीटर देना है तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपका ये आ रहा है ना, तो ये मोलैरिटी होता है, ठीक है। तो आज से मोलैरिटी निकालने में घबराने वाली कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है ये या फिर ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होगा, ये गिवन मास होगा और ये मॉलिक्यूलर मास होगा। देखो ये स्मॉल m जो है आपका गिवन मास होता है या फिर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं इसे, मॉलिक्यूलर मास। ये चीज जो है इस टाइप से हम लोग इसे निकाल लेंगे। ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ये कांस्टेंट नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस टाइप से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और फिर उसको 1 लीटर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, कैसा भी दे रखा हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए, मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। देखें कैसे नहीं आती है। अब बेटा आपका आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। बहुत सारे मासूम बच्चे होंगे ना जिनको आइडिया ही नहीं होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। इसको जो है साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ या ब्रेक करके लिखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, मुझे समझाना ज़्यादा है ना, तभी 1 शॉट वीडियो जल्दी ख़त्म हो पाएगी। तो भाई साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया, मेरी निगाह गई अभी, मैं पहले ही बता रखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको जो दे रखा होगा वो हो जाएगा, जो स्मॉल n के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बात आई इक्विवेलेंट वेट, अगर हमें पता हो
तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स जो है आपका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। ये आपका जो है क्या नाम है, डिपेंड करेगा चार्ज को, कितना चार्ज दे रखा है किसी कंपाउंड के ऊपर, है ना। मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, तो उसकी वैलेंसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग बोल देंगे कि वैलेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वैलेंसी के बाद केटायन एनायन, वही चार्ज के अंदर आ गया है वैसे तो, ये केटायन एनायन पे डिपेंड कर रहा है। केटायन एनायन के बाद जो है और क्या बात कर सकते हैं इसमें तो ठीक है, वैलेंसी हो गई, चार्ज हो गया, है ना। इन पे जो है ये सारी चीज़ें देख ली हमने। अब इससे ही जो है हम लोग एक क्वेश्चन करके देखें, जैसे मैंने बात करी NaCl, तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पे कि NaCl का मास कितना है, Na का 23, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ के कितना आया, ये आ गया 58.5 अपॉन, अब या तो इसका चार्ज पता हो हमें, या वैलेंसी पता हो, या केटायन एनायन पता हो, है ना। तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, +-1, मतलब दोनों की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। तो वैलेंसी से डिवाइड कर दो 1 से, तो 1 से डिवाइड करने के बाद जो मास आया वो कितना हो जाएगा, 58.5 ही रहेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ गया, 58.5। लेकिन अगर मैं यहीं पे मैं बात कर लूँ CaOH2, तो देखो कैल्शियम का जो है एटॉमिक वेट कितना है, 40, प्लस OH ऑक्सीजन का 16 और एक 17, और 17 का डबल होता है 34, तो ये कितना आ जाएगा आपका 74। लेकिन इसकी वैलेंसी के बारे में बात करें तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है ना। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, मतलब 37 जो है यूनिट, ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ चुका है। अब आपको आइडिया लग गया होगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ये तो अब आप निकाल लेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो निकल के आया बेटा आपका, उसी को आप वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन से जो है डिवाइड कर देंगे। आपको जो भी वॉल्यूम दे रखा हो उससे डिवाइड कर दीजिएगा, नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, फॉर्मूला क्या था उसका, तो फॉर्मूला था उसका कि जो आपका जो है मॉलिक्यूलर मास है उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो, उस पर चार्ज कितना है, या कौन सी वैलेंसी है, या केटायन एनायन कितना दे रखा है, उसी पर तो डिपेंड कर रहा है। ब्रेक करके देख लो बीच में, तो पता चल जाएगा किस पे कितना है, तो उससे डिवाइड करके आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ग्राम इक्विवेलेंट की हेल्प से नॉर्मेलिटी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब आ जाता है आपका मोलैलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी था, यहाँ पर R है, और यहाँ पे जो है लिटी है L, मोलैलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोलैलिटी में बस क्या करते हैं, यहाँ हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, मास के बारे में कर रहे हैं इन किलोग्राम के। तो वहाँ वॉल्यूम की जगह पे अगर मास इन किलोग्राम हम लोग कर देंगे तो मोलैलिटी हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी तो आप मोलैलिटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आपका मोलैलिटी भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक केवल आपको जो है नॉर्मेलिटी निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती थी, वो मैंने बता दी कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा होता है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये आपको सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद इन दोनों का रेशियो निकालेंगे,
रेशो निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पुट करने के बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन आसान है। आप लोग इसे अगर ढंग से देखेंगे तो मैथमेटिकल, अरे यार मैथ्स वाले बच्चे हो, फिजिक्स पढ़ते हो तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल पोर्शन है जो आप यूज़ कर रहे हो फिजिक्स के हिसाब से तो बहुत हल्का है ना। आइडिया भी लग रहा होगा कि हाँ सर फिजिक्स के हिसाब से तो अच्छा है। नहीं, ये बात तो सही है, हम मानते हैं, माननी पड़ेगी भाई। मानते हैं तो ऐसे कह देते हो तुम लोग जैसे तुम ही लोग जो है पारित करोगे कि हाँ ये बात सही है ये गलत है। अब बेटा बात कर लेते हैं थोड़ा सा हेनरीज लॉ के ऊपर कि हेनरी का लॉ जो है ये क्या करे। भाई ये भी तो बेचारे कुछ कह के गए होंगे तो इनकी बातें भी सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। किसी गैस के लिए बात करके गए ये, इन्होंने जो बात करी प्रेशर के बारे में है ना, या पार्शियल प्रेशर के बारे में, वो प्रेशर जो है गैस के लिए बात करी इन्होंने कि जो पार्शियल प्रेशर गैस का होगा वो डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना। तो आपको मोल फ्रैक्शन पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये कोई भी एक जो है आपका कंटेनर है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी हमने मिक्स कर रखे हैं, ए और बी। तो ए के अपने कुछ कंपोनेंट होंगे, नंबर ऑफ कुछ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल्स टू मैंने Na मान लिया ए के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो हैं वो आपके Nb हैं, और इनका निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक वर्ड होता है जीटा या फिर काई, इससे। और इसे निकालने का तरीका कि यहाँ पे आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मेरे को ए वाले का निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन है भाई साहब, तो ए के मोल्स ऊपर दिखने चाहिए, बाकी पूरा सॉल्यूशन हो गया Na प्लस Nb, ठीक है। सेम अगर मैं बी का निकालना चाहूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स बी के ऊपर दिखने चाहिए, नीचे आ जाएगा Na प्लस Nb। ऐसे करके हमने ये निकाल लिए। अगर इसका पूरे का मैं सम देखूं निकाल के, सभी को जो है एक साथ ऐड किया जाए और सबका सम निकाला जाए तो कितना आएगा। मैं अपने मार्कर ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल गए मार्कर, ओके थैंक गॉड मुझे मेरे मार्कर मिल गए। तो यहाँ पे बात करें, अगर मैं इन दोनों को एक साथ सम करता हूँ, मतलब ये है कि जीटा ए प्लस जीटा बी, अरे यार डायग्राम तो बहुत अच्छे बना देता हूँ ना मैं कभी कभी, दोनों का सम हो गया 1। क्यों होता है मैं निकालता हूँ पहले इसे, है ना, जीटा ए प्लस जीटा बी जो है निकालते हैं। ये निकल के आया आपका कितना, Na अपॉन Na प्लस Nb, प्लस अब दूसरे वाले में Nb था अपॉन Na प्लस Nb। दोनों में देखो बेस सेम है क्या, जब बेस सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स को, है ना, न्यूमरेटर्स को एज इट इज प्लस किया जाता है, जैसे हैं वैसे ही प्लस कर दिया जाएगा। तो ये आएगा Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, और ये कैंसिल आउट होके आ जाएंगे 1। तो मतलब दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा जीटा ए प्लस जीटा बी वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका जो था वो ये था जो हमने यहाँ पे कर चुके, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो आप लोग जो है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी चीज़ मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो ये इसी मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हेनरी जो है कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, भाई ये सॉल्यूशन है तो इसमें से कुछ इसका प्रेशर भी तो निकलेगा। जो प्रेशर निकल रहा है अगर ये क्लोज्ड कंटेनर होगा तो, ओपन कंटेनर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है और हम लोग यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं Pa और Pb, ठीक है ना, तो ये क्या होगा भाई, A और B दोनों को मिला के मिल रहा है प्रेशर। अगर सिर्फ A होता तो कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं निकलता, अकेले का ही पोर्शन ज्यादा हो जाता। अब साथ में B भी है तो A को थोड़ा सा कम निकलना पड़ा, B को भी थोड़ा सा हो सकता है कम निकलेगा, क्योंकि अकेले अकेले होते तो फैल फूट के पूरा निकलते तगड़े से बन के जो है। तो जो एक्चुअल प्रेशर था
उससे थोड़ा सा कम तो होगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ये जो पार्शियल प्रेशर हम बार बार यूज कर रहे थे, ये वही है जो एक्चुअल प्रेशर है, उससे थोड़ा सा लेस अमाउंट में जो प्रेशर प्रेजेंट होगा उसको पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं हम लोग, और वो आपका पीए और पीबी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्शियल प्रेशर इनके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है कि कितने मोल हैं। भाई जितने ज्यादा मोल इसके अंदर होंगे, ए के जितने ज्यादा मोल्स किसी सॉल्यूशन के अंदर होंगे, उसका प्रेशर भी तो उतना ही ज्यादा बाहर निकलेगा, और बी के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ही बी का ज्यादा निकलेगा, या बी के जितने कम होंगे उतना ही कम निकलेगा। तो सीधा सीधा नहीं पता चल रहा क्या, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे उसका प्रेशर ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, ज्यादा मोल्स हैं उसके। जिसके कम मोल है उसका वेपर कम बन रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है, यहाँ से नहीं पता चल रहा है ना। तो बस यहीं से हम लोगों ने आइडिया लगाया कि ये जो है इनके जो है मोल फ्रैक्शंस पे जो है डिपेंड करेगा, कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने बात कर दी कि हेनरी ने यही कहा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए। और जैसे ही इस प्रोपोर्शन को हमने रिमूव किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग गया KH, और KH जो होता है बेटा आपका ये हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है, हेनरी का कांस्टेंट इन्होंने दिया था ये कांस्टेंट। अब ये होता क्या है कि यहाँ से ये भी पता चलता है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। किसी चीज को घोलने के लिए जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तब जाके जो है क्या नाम है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। यहां से एक ये क्वेश्चन आपके MCQ में बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरे में ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई सीधी सीधी बात है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल उतनी तेज फास्ट मूव करेंगे, और जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना ही जो है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि दूर दूर जाने लगेंगे, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो यहां से ये भी पता चला हमें। फिर आता है आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जो है MCQ बन सकता है कि एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वो ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं रेदर देन वार्म वाटर। रीज़न, भाई अभी तो बात करी हमने कि जैसे हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी लिक्विड का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो उन्हें थोड़ा सा जो है गड़बड़ सी, बेचैनी सी जो है फील होने लगती है एक्वाटिक एनिमल्स को। लेकिन अगर ठंडा पानी होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो वो आसानी से ऑक्सीजन को भी मिक्स हो, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन भी मिक्स हो जाएगी। एक्वाटिक एनिमल्स को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, आसानी से सांस ले पाते हैं, चैन की सांस लेते हैं, है ना। उनको वो जो है ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं गर्म पानी के कंपैरिजन में। इसलिए गर्मियों के टाइम में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, डीप में चले जाते हैं जहाँ पानी ठंडा होता है। ये चीज़ें जो हैं ये आपके हेनरी लॉ ने बताई थी। अब यहीं से हम लोग बात करें राउल्ट्स लॉ के लिए, तो राउल्ट्स लॉ ने भाई बड़ी बढ़िया बातें बताई होंगी, तभी इनका नाम जो है यहाँ पे आया है। देखते हैं क्या बातें बताई थी राउल्ट अंकल ने, है ना। राउल्ट्स अंकल, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन दे रखा है और उस पर कोई एक गिवन टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ ए वोलाटाइल लिक्विड। एक वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल क्या होता है भाई, बड़ी दिक्कत है ना। जैसे ही मैंने वोलाटाइल लिक्विड बोला, मासूम सा मुंह बना के बच्चे ऐसे देखे जा रहे हैं मेरी तरफ जो है कि पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, तीर मार दिया क्या। भाई वोलाटाइल का मतलब होता है वेपोराइजिंग नेचर। कोई अगर सॉल्यूट वोलाटाइल नेचर का है मतलब उसके वेपर्स बन रहे हैं,
नॉन वोलाटाइल है मतलब उसके वेपर्स नहीं बनते, वो सॉलिड फॉर्म है ना। मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं इनके वेपर्स कम बनते हैं। तो वोलाटाइल का मतलब सिर्फ इतना है कि उसका वेपर जो है वो बन रहा है, क्योंकि वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, वेपर प्रेशर नहीं मिला तो पार्शियल प्रेशर नहीं मिलेगा, और पार्शियल प्रेशर भी नहीं मिला तो फिर अभी हम ये जो बात कर रहे थे ये भी नहीं हो पाती। तो ये तो इन्होंने ही अंकल ने बता दिया था। अब यहां पे देखें ये क्या कहते हैं कि अगर वोलाटाइल लिक्विड है आपका तब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज से, मैं अब इसे जो है मैथमेटिकल फॉर्म में जब बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें जो है ना। तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे जो है बात करी थी कि दो कंपोनेंट थे आपके, एक ए था और एक बी था। तो पार्शियल प्रेशर ए का भी एक अपना होगा और बी का भी अपना एक होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर। यही तो कह रही है ये लैंग्वेज, पढ़ के देख लो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का मतलब ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन इट, वो अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए के जितने मोल फ्रैक्शन होंगे वो जीटा ए, बी के जो मोल फ्रैक्शन थे वो जीटा बी, तो पी ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो जीटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पी बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो जीटा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इतनी चीज मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब यहीं से अगर हम लोग बात करें जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाऊं तो ये आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन का साइन हटाया मैंने तो यहां पर एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, पी नॉट ऑफ ए इनटू जीटा ए। तो पी नॉट ऑफ ए का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए का प्योर वेपर प्रेशर जो है वो है पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। सेम पी बी अगर मैं बच्चे निकालूं पी बी यहां से तो ये आ जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी, ये चीज है। अच्छा ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान सकता हूं मैं, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं ना, पी टोटल इक्वल्स टू आपको मिलेगा पी ए प्लस पी बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पी ए कितना है आपका, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात कर ली थी, मैं जो है उसे कहाँ लिखूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1 था, और अगर मैं यहाँ से जीटा ए निकालूं तो 1 माइनस जीटा बी हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा पी नॉट ऑफ ए और 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी, ऐसे करके। और फिर इसी को आगे बढ़ाएं तो देखो पी नॉट ऑफ ए का पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा पी नॉट ऑफ ए, फिर पी नॉट ऑफ ए का जीटा बी से होगा तो माइनस का पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा बी, फिर इसके बाद ये आएगा पी नॉट ऑफ बी प्लस का पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जीटा बी यहाँ पे भी है, जीटा बी यहाँ पर भी है, दोनों में जीटा बी कॉमन आ रहा है आपका। तो मैं क्या करूँगा, जीटा बी को मैंने कॉमन ले लिया, जीटा बी को मैंने पी नॉट ऑफ ए पहले ऐसे ही लिख देता हूँ प्लस जीटा बी मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी, ये चीज मिल जाएगी हमें। भाई ये वाला तो मैंने अलग रहने दिया और इन दोनों में से जीटा बी कॉमन ले लिया तो माइनस का पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी बचा। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये प्लस का पी नॉट ऑफ बी लिख दूं और इसको माइनस का पी नॉट ऑफ ए लिख दे रहे हैं। तो यही तो था टोटल प्रेशर जो है,
टोटल प्रेशर के लिए ये आपका फिर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक ये आपको जो है समझ आ चुका होगा कि कैसे हम लोग जो है इसे निकाल रहे थे। तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ। अब हम लोग बात कर लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, कि उनके कितने पार्टिकल्स जो हैं या कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उन पर डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपकी 4 टाइप की होंगी, जिसमें सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्चुअल में क्या होता है, कोई एक सॉल्यूशन दे रखा होगा आपको, है ना। ऐसा मैं मान सकता हूँ, यहाँ पे मैंने माना कि ये कोई भी एक कंटेनर है और इसमें एक सॉल्यूशन था। अगर ए टाइप का सॉल्यूशन पूरा भरा हुआ है तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर आएगा, है ना, उसे हम पी ए बोल दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरा भी मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये जो है इसमें पी बी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि हमने इसका जो नेचर है ये है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर आसानी से बना सकता है। कंपोनेंट ए जो है वोलाटाइल है, कंपोनेंट बी जो है वो नॉन वोलाटाइल है। तो क्या करेगा, कंपोनेंट ए तो अपने वेपर्स बनाएगा, लेकिन बी क्या करेगा, आगे उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसके वेपर्स को बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, उसके नीचे जितने भी आएंगे वो सब वेपोराइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बी कंपोनेंट का जो नेचर है वो वेपोराइज होने का नहीं है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो इनका प्रेशर आता उससे थोड़ा सा कम प्रेशर आएगा। तो वो जितना भी कम प्रेशर आया उस प्रेशर का जो डिफरेंस है उसी को आप क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, जरा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। ये कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, वो सब आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो ये कह रहा है कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, कि जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन जो थे उसे हम जीटा बोल रहे हैं। अब क्योंकि पहले वाले पार्टिकल को हमने वोलाटाइल माना है, ये वोलाटाइल हो गया, और इसको मैंने नॉन वोलाटाइल माना है बी वाले को, या फिर आप ऐसे मान लो जीटा 1 और जीटा 2 करके लिख दो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जो नॉन वोलाटाइल का मोल फ्रैक्शन होगा ये डेल्टा P1 और P नॉट ऑफ 1, यहाँ पे P नॉट ऑफ 1 जो होगा ये आपका प्योर प्रेशर होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो डेल्टा P इनका डिफरेंस कितना होगा भाई, प्योरेस्ट वाले में से नॉर्मल वाले को बाद वाले को माइनस कर दो, है ना। जो डिक्रीज होने के बाद आया वो ये, जो प्योर था रियल में था वो ये था, तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन जीटा के बराबर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन जीटा जो है वो इतना तो होता ही होता है, साथ में मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने ये भी तो पढ़ा था। अब जीटा 2 है तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोगों ने क्या बात करी थी, ये करा था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फिर यहाँ पे लगाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो दोनों का जो रेशियो होगा उसी को तो आप क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बोल देंगे। तो वही हमने जो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से जो है, जैसे इसका इसके साथ रेशियो है और M1 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसके नीचे लिख दूं तो ये इन दोनों का रेशियो हो गया, ये इन दोनों का रेशियो हो गया। तो इसी रेशियो को आप लोग जो है मोल फ्रैक्शन बोल रहे थे। तो इससे भी घबराना नहीं, यहाँ पे जो बेटा आपका M1 है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, जो M2 है आपका वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस टाइप से आप
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी वो होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग डेल्टा टी बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो डेल्टा टी बी से हम इसे डिनोट करते हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट, कोई भी चीज ज्यादा हो जाए। मतलब जो मिक्सचर था ये कह रहा है कि इट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीबी एंड प्योर सॉल्वेंट। पूरे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोल देंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा टीबी जो है वो टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे टीबी आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नॉट बी क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और एक और चीज होती है कि जो डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी होता है। अभी क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी कि वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कि कितने इसके मोल फ्रैक्शंस जो हैं, कितने पार्टिकल्स जो हैं कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो ये हमने दिखाया कि जो डेल्टा टीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होगा। यही तो बता रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। और मोलैरिटी जैसे ये प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो के भी आ जाएगा। भाई यहाँ पे भी तो कोई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ही तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो के बी जो है ये आपका क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जो है ये आपका के बी है। इसका एक और नाम होता है, बड़ा अच्छा सा नाम है खूबसूरत सा, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट से भी नाम से हम जानते हैं, और इसको डिनोट करते हैं के बी से। के बी से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब हमें यहाँ पे मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अरे किस में निकाल लेते भाई, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स W2/M2 हो गया, ठीक है ना। ये मास हो गया और इंटू 1000। भाई मास को जो है किलोग्राम में ही तो करते हैं, ग्राम में थोड़ी करेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और वो जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग जो है इसे डेल्टा टीबी को बता देंगे, ठीक है। इतनी चीज मुझे लगता है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो है समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो भाई कोई एक सॉल्यूशन होगा, उसमें एक का जो मतलब मैंने फिर बोल दिया कि 2 कंपोनेंट हमने उसमें मिक्स करे। एक क्या होगा आपका वोलाटाइल नेचर का होगा, और दूसरा कैसा है, नॉन वोलाटाइल, जो अपने वेपर्स बनाता ही नहीं, वो बैठा रहता है एक जगह जो है। अब फिर से उनके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो जब उसे मिक्स करेंगे देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन देयर फ्रीजिंग पॉइंट्स, है ना। तो उनके फ्रीजिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसी को तो आप क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीजमेंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। भाई ओरिजिनल फॉर्म में मान लिया उसका डिक्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, तो दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट मिक्स करने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो यहाँ आ गया। तो कुछ तो डिफरेंस है ना दोनों में, तो उसी डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग डेल्टा टी एफ सिंबल का यूज करते हैं, और डेल्टा टी एफ जो है वो टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ के बराबर होगा। भाई ये प्योर वाले का है और ये जो है बाद में मिक्स करने बाद में का है, तो दोनों का जो है डिफरेंस जो भी आएगा वो डेल्टा टी एफ के बराबर आ जाएगा। सेम टू सेम इसी जैसा है सारी कहानी जो है, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था, वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वहाँ यहाँ पर हम बी यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में, यहाँ पर एफ यूज कर रहे हैं, और कोई नई चीज थोड़ी है। देखो तो जो डेल्टा टी है वो भी किस पर डिपेंड करेगा, मोलैरिटी पर डिपेंड कर रहा होगा। भाई एक्चुअल में ये ऐसे लिखा हुआ था कि जो डेल्टा टी एफ है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी था, क्योंकि हमने बताया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं डिपेंड करती, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, मोल फ्रैक्शंस पर, इन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो मोलैरिटी उन्हीं का तो एक
माध्यम है रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी तो बात कर रहे थे हम ये सब, ठीक है ना। तो डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है आपका, और जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो डेल्टा टी एफ जो है वो बना देगा यहाँ पे कोई भी के एफ एम, के मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा, एफ से दिखा दिया फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट बोल देंगे इसको, ठीक है। डेल्टा के एफ हमें समझ में आ गया होगा। और मोलैरिटी के लिए तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ये देखा, इससे पहले जो है मैं मोलैरिटी बता चुका हूँ, उसमें भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मोलैरिटी के हिसाब से आ गया। तो इस टाइप से आप लोग डेल्टा टी एफ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट आपका बचता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन वगैरह जो है आप लोग बुक्स वगैरह में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने मैथमेटिकल पोर्शन जो है इसका यूज किया है यहाँ पे, जो चीज समझनी है। तो पाई इज इक्वल टू होता है आपका बच्चा सी आर टी, वेयर सी इज द मोलैरिटी। अरे यही तो बात कर रहे हैं भाई, चारों की चारों ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, वो मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए हर बार हम लोग देख रहे हैं कि वो मोलैरिटी का यूज कर रहा है क्वेश्चन में हमेशा। तो जो मोलैरिटी होती है इसके लिए हम लोगों ने बात करी थी, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या था भाई, नंबर ऑफ मोल्स, तो एन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने अपॉन वॉल्यूम, यही तो बात कर रहे थे। और वॉल्यूम भी किस में था आपका, इन लीटर में था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो था। और बेटा नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी बात कर रहे थे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो बात कर रहे थे हम लोग, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों का रेशियो निकाल दिया और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यही तो है मोलैरिटी जो अभी हम निकालते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पाई इक्वल्स टू सी की जो वैल्यू थी W2 अपॉन M2 इंटू वी, सी की जगह पे यहाँ पुट कर दी मैंने, RT साथ में लिखा हुआ था तो यहाँ RT से मल्टीप्लाई कर दिया। M2 क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस टाइप से पाई इक्वल्स टू W2 RT अपॉन M2V जो है ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। इस टाइप से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो जो है फिनिश हो चुकी हैं, उन पर बेस्ड सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे को दिखाई दे रही थी, वो मैं बता दे रहा हूं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो किसी में तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड का या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब दूसरे पे बात करें कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है ना, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अंडर हाई प्रेशर जो है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के अंडर में इसको हम लोग सील कर देंगे सारी चीजों को, ठीक है ना। तो ये कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस वगैरह तुम लोग देखते हैं ना भरी हुई होती है, या फिर ढक्कन खोलते हैं तो एक साथ गैस जैसी निकलती है, तो बहुत हाई प्रेशर में हम उसको सील करते हैं जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा टाइम तक बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें जो है कंबाइंड रहें, तो वो खराब कम होगी और उसका जो टाइम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमने बेसिक और सारे फॉर्मूले ये सब डिस्कस कर लिए हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसके न्यूमेरिकल्स के साथ मिलूंगा। ओके, थैंक यू।